हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 9th में हमने चैप्टर 5 अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका मैं लेक्चर नंबर 1 आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ही अपना लेक्चर नंबर 2 है। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। यानी कि इस वाले पूरे चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही स्टडी करना है। सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे किया, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं बता रहा हूँ आपको। पूरा डिस्कस करते हैं, सेल कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की, ठीक है। तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे? He observes the cells in a cork slice with the help of primitive microscope। वो कॉर्क स्लाइस को देख रहे थे किसकी हेल्प से? प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जो पहले टाइम में माइक्रोस्कोप चलते थे वो वाले, ठीक है। उस वाले माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्हें सेल के बारे में पता लगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आपका आ रहा है। अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप यहीं तक लिख सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मार्क्स में आता है तो फिर आपको आगे भी लिखना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद आए रिवॉन बॉक बॉक बोल 1674 में क्या हुआ? विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ल्यूवन बॉक ने 1674 में अपना एक अपडेटेड माइक्रोस्कोप लेकर के आए। जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा पुराना टाइप का था, तो इसके बाद उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लिया। किसने? ल्यूवन बॉक ने 1674 में। और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से एक सेल को डिस्कवर किया, एक सेल को ऑब्जर्व किया जो कि फ्रीली मूव कर रही थी वाटर में, पॉन्ड वाटर में, सही है। पॉन्ड वाटर में फ्रीली मूव कर रही थी। तो ये वाली सेल कब देखी गई? फ्रीली मूव करती हुई सेल कब देखी गई? 1674 में, ल्यूवन बॉक ने। इसके बाद इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने क्या बोला? इन 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को बताया। अब सेल पूरी तरीके से डिस्कवर हो चुकी थी, अब सेल के अंदर स्टडी चल रही थी, तो रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उसके सेल के अंदर की स्टडी स्टार्ट की और उन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस की स्टडी हो गई। इसके बाद पुरकिंजे आए। पुरकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल जो होती है, सेल के अंदर एक फ्लूइड का मतलब लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसको पुरकिंजे ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का। तो 1839 में पुरकिंजे ने एक और टर्म दी थी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि कब कब इसकी कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, किस किस साइंटिस्ट का इसमें पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो अब आगे आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में इसको क्लासीफाई हम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2 तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड वन इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर, सेलुलर। अब नॉन सेलुलर क्या होते हैं देखते हैं। यस, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट, अच्छा ये यहाँ कंटेन आएगा भाई, यहाँ डू नॉट कंटेन कर देना इसको, डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोई भी सेल कंटेन नहीं करते, यानी कि उनकी बॉडी में कोई भी सेल नहीं होती है,
अब आप सोचे होंगे कि बिना सेल की बॉडी कैसी है, तो इनकी बॉडी लगभग होती ही नहीं है, एक तरीके से हम बोलें तो ये नेक्ड आई से तो देखे ही नहीं जा सकते बिल्कुल भी वो। और इनके एग्जाम्पल क्या है, वायरसेस, जितने भी वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोरोना वायरस भी नॉन सेलुलर है, ठीक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वायरसेज की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जब तक किसी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते हैं तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप को, मतलब ये अपने जैसा दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो चल रहा है वो अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। कोरोना वायरस की, किसी भी वायरस की ग्रोथ बॉडी के अंदर जाए बिना नहीं हो सकती, यानी कि अगर वायरस को अपनी ग्रोथ करनी है तो किसी ना किसी बॉडी के अंदर उसे एंटर करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए लॉकडाउन लगाया जाता है कोरोना वायरस से बचने के लिए, कि जैसे जैसे कोरोना वायरस दूसरी बॉडीज में नहीं जाएगा, दूसरी बॉडीज में एंटर नहीं करेगा, वैसे वैसे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वायरस को नई बॉडी नहीं मिलती है तब तक वो अपने जैसा इंडिविजुअल यानी कि अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, समझ गए। तो ये वायरसेज का एग्जाम्पल है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर बात करें सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म्स दैट आर कंटेन वन और मैनी सेल्स इन देयर बॉडीज। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको अभी सेलुलर वाले में, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो देखते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट शेल्स। प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें इनकम्प्लीट सेल्स होती है, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल, यानी कि इनकी जो सेल्स होती है ना प्रोकैरियोटिक वालों की, वो कंप्लीटली नहीं होती। क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें, 10 दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, और उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कंप्लीट नहीं होती हैं। अच्छा, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ऑल 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी सब चीज़ें होती हैं। देखो, किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन बट लैक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज़ नहीं होती, क्या नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, क्या नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस, यानी कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर को चारों तरफ से सराउंड करे, बंद करे, समझ गए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। यूकैरियोट्स क्या होती हैं, ये एक एडवांस मतलब हाईली डेवलप्ड और कंप्लीटली सेल्स होती हैं, इनमें कोई भी इनकम्प्लीटनेस नहीं होती। दीज सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियाई के तरफ, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, और ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। इसके बाद आगे है अपना डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमें डिफरेंस बताना है, तो ठीक है बताते हैं, देखते हैं। यस, अब हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है, तो ये हमें टेबल दिख रही है, इसमें से हम इसको डिफरेंस करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली
स्मॉल होता है इन कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। देखो सेल वैसे दोनों ही स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखें तो आपका जो प्रोकैरियोटिक वाला सेल है वो ज़्यादा स्मॉल होगा, यानी कि इसका साइज लगभग 1 से 10 mm के बीच रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इधर बात करें तो साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज जनरली लार्ज, कितना होता है 5 से 100 mm के बीच में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, प्रोकैरियोटिक छोटी होती है। इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। अगर इसमें देखें तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मटेरियल या इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। इसके बाद थर्ड की अगर बात करें, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक अकेला क्रोमोजोम होता है, एक अकेले टाइप का क्रोमोजोम होता है, ये कह सकते हैं हम। क्रोमोजोम क्या होता है वो अभी आगे समझना आप, मतलब आगे का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ आएगा। इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोजोम, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस क्या होता है वो भी अभी आगे जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे पता लगती रहेंगी। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके आगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स को बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन जो है इसमें एब्सेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अगर इसमें यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, पैरोक्सिसोम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। इन सब में यूकैरियोटिक में ये सब मेम्ब्रेन्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, जबकि उसमें यूकैरियोटिक वाले में प्रोकैरियोटिक वाले में ये सब एब्सेंट होती हैं, सही है, ठीक है। इसके बाद सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाई फिजन और बडिंग, इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल डिवीजन होता है, देखो जब सेल आपकी बड़ी हो जाती है, बढ़ने लगती है, तो उसका डिवीजन होता है, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है या तो वो फिजन से होता है या बडिंग से होता है। अब ये फिजन और बडिंग क्या है अभी आप आगे पढ़ोगे, फिजन और बडिंग तो अभी नहीं पढ़ना आपको, वो क्लास 10th में पढ़ोगे, बट अभी समझ लो कि प्रोकैरियोटिक में फिजन होगा या बडिंग होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक या मियोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोटिक या मियोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट थे कुछ डिफरेंस के, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। चलो इससे आगे हम बात करें तो इससे आगे हमारा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है, इट इज लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस लार्ज होता है साइज में, लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड्स की तो इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है साइज में, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इट हैज अ कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से एनवेलप, यानी कि दो मेम्ब्रेन इसको कवर करती हैं, सही है। सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियस को कवर करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियोइड्स की बात करें तो अ कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इट राइज फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड जो होता है उसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, ये फ्री होता है और ये फ्रीली पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है भाई। अच्छा, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन इट, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। अगर इसकी बात करें तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और 7 डीएनए मॉलिक्यूल्स,
इसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जबकि हम न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड का जो डीएनए होता है, इट्स डीएनए कंटेन इज इक्वल टू सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि इसका जो डीएनए होता है वो खाली एक ही मॉलिक्यूल का होता है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है। इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन। इसका डीएनए जो होता है वो किससे क्या बनाता है? देखो, अगर हम न्यूक्लियस के डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियस का डीएनए हिस्टोन के प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के आपका क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है, ये याद रखो। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो न्यूक्लियोइड जो है इन इट हिस्टोन्स आर एब्सेंट, इसमें हिस्टोन आपका एब्सेंट होता है। डीएनए ऑफ अ न्यूक्लियोइड इज ऑब्टेन ऑफन नेक्ड, और इसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियोइड का जो डीएनए है वो एक अकेला रह जाता है, ये किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ भी नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट है, ये तो देखो हमने देख लिया, ये वाले दोनों डिफरेंस हमने देख लिए। इसके बाद हमें देखना है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 62 देखिए, पेज नंबर 62 एनसीईआरटी में पेज नंबर 62 पर ये एक डायग्राम आपको दे रखा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ये प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग बना करके आप ये डायग्राम बना लीजिए। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद हमें यूकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यूकैरियोटिक सेल का भी हम ये पेज नंबर आपका, यस, पेज नंबर है आपका 64, पेज नंबर इज 64, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ कर देना है। पेज नंबर 64 पर आपका ये वाला डायग्राम है, देखो ऊपर की साइड, 1 मिनट। यस, ये प्लांट सेल का है, और प्लांट सेल आपकी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोटिक वाला ये वाला डायग्राम आपको बना देना है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्लांट सेल मान लीजिए, प्लांट सेल जो है आपकी वो यूकैरियोटिक सेल होती है। तो हैंडिंग बनाना यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में आप ये वाला प्लांट सेल वाला डायग्राम बना देना जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 64 पर है। एनसीईआरटी पेज नंबर 64 पर प्लांट सेल का डायग्राम दे रखा है। प्लांट सेल ही एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल हेडिंग बना करके आप ये वाला डायग्राम अपनी नोटबुक में बना देना। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो योर क्लास इज एंड नाउ, वी विल कंटिन्यू क्लास फ्रॉम टुमारो। ओके, थैंक यू।